हम लोग प्रत्यास्थता पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रत्यास्थता का डिस्कशन किया था। प्रत्यास्थता क्या होती है? जब भी किसी वस्तु पर हम कोई विरूपक बल लगाते हैं तो वो विरूपक बल उस वस्तु का आकार परिवर्तन का प्रयास करता है। तो जैसे ही हम वो विरूपक बल हटाते हैं तो वो वस्तु वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आती है। तो जो ये गुण होता है उस वस्तु का, उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्था कहते हैं। यह गुण, उस वस्तु का यह गुण प्रत्यास्था कहलाता है। जब हम उसे विकृत करने के लिए उस पर एक हम विरूपक बल लगाते हैं और विरूपक बल लगा के हटाने के बाद वो वस्तु वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए तो वस्तु का यह गुण क्या कहलाता है? प्रत्यास्था कहलाता है। इसका डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पूर्णतया प्रत्यास्थ वस्तुएं, सुघट वस्तुएं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें, प्रत्यास्थता की सीमा। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। मानिए ये एक रबड़ है, इसको हम खींच रहे हैं, कुछ फोर्स अप्लाई किया, जब इसको हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। मान लिया पहले L थी और डेल्टा L से वृद्धि हो गई, लेकिन अगर हम इसी फोर्स F का मान और बढ़ा दें तो इसकी लंबाई में और वृद्धि हो जाएगी। फिर अगर हम और इसको खींच दें तो ये और इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन इसकी एक इंक्रीज कर जाएगी, और जैसे छोड़ेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट को प्राप्त कर लेगी। लेकिन इसकी एक ऐसी स्टेट आती है जब हम इस पर विरूपक बल बढ़ाते जाए तो एक सीमा ऐसी आती है कि ये बीच से ब्रेक कर जाएगा या वो अपनी पूर्व अवस्था में लौट नहीं पाएगा। यही प्रत्यास्था की सीमा कहलाती है। यही प्रत्यास्था की सीमा कहलाती है। जब तक हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाएं और उसके बाद प्रत्यास्थ वस्तु में अपनी पूर्व अवस्था में लौटाएं, लेकिन एक सीमा ऐसी आती है कि जब हम उससे अधिक बल लगा देते हैं तो वो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौट आती। यही उस वस्तु की प्रत्यास्था की सीमा कहलाती है। ऐसा क्यों होता है? मान लेते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है, एटम्स जो होते हैं एक स्प्रिंग के शेप में मान लीजिए एटम्स है यहाँ पे, ये एटम्स यहाँ पे, एटम यहाँ है, एटम यहाँ है, एक 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 एटम यहाँ है। ये एक मान लो यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी है, इस तरीके से एक बॉल है, ढेर सारे बॉल इस स्ट्रक्चर में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक स्प्रिंग्स लगी हुई है। ये स्प्रिंग के सहारे जुड़े हुए हैं ये बॉल्स। मान लेते हैं इसको हम एक इंडिविजुअल फिगर बना दे रहे हैं। ये स्प्रिंग एक है, एक बॉल यहां से, एक बॉल यहां जुड़ी हुई है, एक स्प्रिंग यहां लगी हुई है, एक बॉल यहां जुड़ी हुई है। तो अगर हम इस बॉल को खींच के यहां पे ले आए तो क्या हो जाएगी? ये स्प्रिंग जो है यहां पे ये कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, दब गई मतलब, और इस स्प्रिंग की लंबाई क्या हो गई? बढ़ गई, ये इलांगेटेड हो गई। तो जब ये कंप्रेस होता है तो इस पर एक फोर्स इधर की ओर लगता है और ये इलांगेटेड हुई, इसमें भी एक फोर्स इधर की ओर लगेगा और एक फोर्स इस पे लगेगा जो इसको उसकी ओरिजिनल स्टेट में यहां पे लाने का प्रयास करेगा। तो ये इसको इधर एक्सपेंड करेगा और ये स्प्रिंग इसको इधर की ओर ही खींचेगी।
और ये इसको अपने ओरिजिनल स्टेट में लाने का प्रयास करेंगे। कुछ ऐसा ही सॉलिड के स्ट्रक्चर्स में भी होता है। हमने पढ़ा है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स से मिलकर ये बने होते हैं, छोटे छोटे ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनसे मिलकर बने होते हैं। ठोसों के स्ट्रक्चर पढ़ा है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एटम्स मॉलिक्यूल्स जो है ये एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। तो इसीलिए जो ठोसों पे के बीच की जो दूरियां होती है बहुत कम होती हैं। तो जब दूरी कम होती है तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो बहुत अधिक होता है। अब होता है क्या है कि मान ले रहे हैं कि हम इस एटम को हमने इसको यहां पर खींच दिया, तो ये यहां पे ये क्या होगा, इनके बीच की दूरी कम हो गई और इन दो एटम्स के बीच में क्या हो गई, दूरी बढ़ गई। अब होता क्या है, इसको हम एक अलग स्ट्रक्चर में बना के दिखाएंगे। ये एटम यहां पे था, अब हम इन दोनों एटम्स को खींच के पास ले आए। तो जब हम पास ले आते हैं तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस है वो कम हो जाती है, और जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस कम होती है तो इनके बीच कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, ठीक है, इनमें एक प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। इनके ऐसी प्रॉपर्टी उत्पन्न हो जाती है जब हम इसको अपने और एक पास अट्रैक्ट करते हैं, यानी इनकी बीच की दूरी मान लो यहां पे r0 थी, जिन दो एटम्स के बीच की दूरी r0 थी, जब हम इसको खींच के पास ले आए तो ये क्या हो गया, r0 जो हो गया वो कम हो गया, मान ले रहे हैं कि दूरी r0 है। तो जब इनकी बीच की दूरी कुछ कम हो जाती है तो क्या हो जाता है, इनमें इनकी पोलैरिटी चेंज होती है और इनमें चेंजेस होने की वजह से इनमें क्या होता है, एक रिपल्सन फोर्स लगने लगता है, यानी प्रतिकर्षण बल। पढ़ा है आप लोगों ने कि दो तरह के आवेश होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जब इनकी दूरी घटती है तो इनमें रिपल्सन फोर्स लगता है, और जैसे ही हम इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको हम अपने पास एक दूसरे के पास लेके आए तो इस पे हमने एक फोर्स कोई अप्लाई किया हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया हुआ है जिसको हम अभी विरूपक बल के नाम से जान रहे थे। तो जब हमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो ये पास में आ गए, लेकिन इनकी पोलैरिटी चेंज हुई तो ये क्या होता है, इसमें प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना हटाते हैं, जो अप्लाई किया हुआ एक्सटर्नल फोर्स है, जैसे हम उसको डिस्प्लेस कर लेते हैं, वैसे ही ये रिपल्सन फोर्स इनको वापस अपने प्रारंभिक अवस्था में भेजने का प्रयास करता है, प्रारंभिक अवस्था में भेजने का प्रयास करता है। ठीक है, अब इसकी एक दूसरी कंडीशन भी होती है, जैसे ये दो आइटम है, इनको अगर हम दूर कर दें, ठीक है, तो जब हम इनको दूर कर देते हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो जब दूर कर देते हैं तो कुछ इनकी जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में भी पोलैरिटी चेंज होती है, तो ये क्या होता है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगता है जैसे जैसे दूरी हम बढ़ाते हैं। तो जैसे ही जब हमने एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों को वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में लाने का प्रयास करेगा, और फोर्स हटाते ही ये अपने ओरिजिनल स्टेट में लौट आता है। जैसे ही हमने फोर्स हटाया तो ये अपने ओरिजिनल स्टेट में लौट आता है। इससे अधिक डिटेल में हम नहीं बता रहे क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, रिपल्सन लगता है, ये क्वांटम मैकेनिक्स में आता है। अभी आपके स्टैंडर्ड बस इतना ही जान लीजिए कि जैसे ही हम इनकी बीच की दूरी कम करते हैं तो इनके बीच में एक प्रतिकर्षण बल लगने लगता है जो इनको अपनी ओर प्रतिकर्षण बल लगेगा, जब पास में लेके आएंगे तो इनको दूर दूर करने का प्रयास करेगा। लेकिन
पास में क्यों है? क्योंकि हमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया हुआ है। जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये अपने पास में आ जाएंगे, पास आ जाएंगे दोनों, और इनमें रिपल्सन फोर्स लगने लगेगा। लेकिन जैसे ही जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया उसको हम हटाएंगे तो ये वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में चले जाएंगे। और अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लग रहा है। और लेकिन जैसे ही हम अपना एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं ये इसको अट्रैक्ट करके वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में ले आता है। इसीलिए जो इलास्टिक वस्तुएं होती हैं, जब उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनका आकार बदल जाता है, लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं वो अपने ओरिजिनल स्टेट में लौट आती है। अब इसमें क्या बताए थे कि जैसे ही हम इन दोनों को पास में लेके आएंगे तो इनके मध्य की दूरी कम हो जाएगी, तो आवेशों का वितरण बदल जाता है। आवेशों का वितरण बदल जाने की वजह से इसमें प्रतिकर्षण बल लगता है, और जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं ये प्रतिकर्षण बल उन एटम्स को वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में ले आता है। ठीक है? और लेकिन जैसे ही हम इनको बीच की दूरी बढ़ा देते हैं तो जैसे ही दूरी बढ़ जाएगी तो दूरी बढ़ने के कारण इनमें फिर आवेशों का वितरण बदलकर ऐसा हो जाता है कि इनके मध्य आकर्षण बल लगने लगता है, और जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं ये वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में लौट आती है। लेकिन अगर हम इनको एक सीमा के बाद एक्सटर्नल फोर्स है, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन हम इसको बहुत अधिक खींच दें, यानी इनके बीच की दूरी बहुत अधिक बढ़ा दें, तो अधिक खींच दें, तो क्या होता है ये अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं लौट के आ पाते। और जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स लगा हटाते हैं तो इनके बीच में जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, बहुत अधिक बढ़ा दी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये अट्रैक्शन फोर्स इतना नहीं लग पाता कि ये इनको वापस अपनी ओर खींच ले, तो क्या हो जाता है कि ये अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं लौट पाता है, और यही प्रत्यास्था की सीमा कहलाती है। यही क्या होती है? इसकी प्रत्यास्था की सीमा होती है। हमने देखा जब भी किसी वस्तु पर हम विरूपक बल लगाएं तो क्या होता है? उसके आकार में परिवर्तन होता है। तो क्या होता है जब हम किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाकर आकार परिवर्तन कर दें तो उसका प्रत्येक काट क्या होता है? जैसे ये मान लो ये एक रॉड है, तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ मान सकते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, तो इसके प्रत्येक काट पर वाय बल लगाते हैं। तो जब हम इस पर वाय बल लगाएंगे तो क्या होगा? ये नीचे की ओर खींच जाता है। मान लिया ये बढ़ गए, इसकी लंबाई L थी, ये डेल्टा हो गई, तो यही जो इस अनुप्रस्थ काट है ये क्या हो गया? बढ़ गई, यानी ये जो यहाँ पे था वो लेयर यहाँ पे आ गई, ये वाली लेयर यहाँ पे आ गई। अब क्या होता है कि जब हम इस पर बल लगाएंगे तो इसका आकार परिवर्तन होगा, तो प्रत्येक काट पर जब ये हम इस पे वाय बल लगाए तो ये नीचे की ओर खिसक गया, लेकिन इनके बीच में ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसको हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, वो उसको वापस लाने का प्रयास करता है। इसको हम आंतरिक प्रतिक्रिया बल के नाम कहते हैं। ठीक है? एक रेस्टोरिंग फोर्स को हिंदी में प्रत्यानयन बल कहते हैं। जैसे कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने खींच दिया तो क्या होता है? स्प्रिंग जैसे हम बल हटाते हैं तो स्प्रिंग वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आने का प्रयास करती है, जैसे हम हटा लेते हैं वो ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। तो उसको जो बल हमने लगाया जैसे हटाया तो उस पर एक विपरीत दिशा में बल लगता है जो उसको वापस लाने का प्रयास करता है उसी स्टेट में, उस बल को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाकर उसका आकार परिवर्तन कर दें तो प्रत्येक काट पर वाय बल के बराबर, जो हमने वाय बल लगाया है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया उसके बराबर किंतु विपरीत दिशा में एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल लगता है, आंतरिक प्रत्यानयन बल लगता है, रेस्टोरिंग फोर्स लगता है। ठीक है? जो वस्तु को पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास करता है। तो यही जो विरूपक बल जो हमने इस पर लगाया है, ये जो आंतरिक बल है, आंतरिक प्रत्यानयन बल है, ये इसको संतुलित करता है। ठीक है? और ऐसे इसीलिए जैसे हम वाय बल हटाते हैं तो वस्तु वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है, विरूपित नहीं होती है। तो ये अवस्था उसकी साम्यावस्था कहलाती है। ये अवस्था उसकी साम्यावस्था कहलाती है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिबल।
प्रतिबल। तो साम्यावस्था में, जब भी साम्यावस्था में कोई वस्तु, ठीक है, तो साम्यावस्था में वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। प्रत्यानयन बल का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी क्या बता रहे थे, प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है, जब साम्यावस्था में वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। वस्तु कब, जब वस्तु साम्यावस्था में, तो साम्यावस्था में वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। तो प्रतिबल जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबल इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। मान लिया ए बी एक रॉड है, अब इस पर हमने एक फोर्स एफ अप्लाई किया, ठीक है, एक एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई किया, तो इस पर दो चीजें होती हैं। क्या होता है, इसका जो आकार है वो चेंज हो जाता है। पहली चीज तो क्या हो गया, इसका शेप बदल गया, आकार में परिवर्तन हो गया। दूसरा, इसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स लगता है, जिसको हमने प्रत्यानयन बल कहते हैं, एक रेस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो दो चीजें हुई इसमें। अब क्या हो गया, इसमें चेंज हो गया। अब ये हम इसकी लंबाई एल थी, इस पर हमने फोर्स एफ अप्लाई किया, तो ओरिजिनल जो लेंथ थी इसकी वो क्या हुआ, एल थी, और चेंज इन लेंथ क्या हो गया, वो डेल्टा एल हो गया। मान गया कि फोर्स एफ अप्लाई किया तो ये डेल्टा एल इंक्रीज कर गई, और रेस्टेनिंग फोर्स हमने इस पे एफ अप्लाई किया। तो जब भी हम इस पे फोर्स अप्लाई किया तो इसमें दो चीजें होती हैं वस्तु की, एक तो आकार बदल जाता है और उस पर एक प्रत्यानयन बल लगता है। अब होता क्या है कि ये, इसमें हम एक वर्ड यूज करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, प्रति एकांक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हिंदी में उसको कहते हैं। तो होता क्या है कि ये हमने रॉड है, मान लो ए बी, इसमें अलग अलग लेयर है, सभी बराबर है, ठीक है। अब हमने इस पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये लेयर क्या होती है, ये भी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो यही एक, इसको हम अलग अलग लेयर की तरह मान सकते हैं। तो यही जो एक लेयर है, इसी का जो एरिया होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सेक्शन कहते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये एक अलग अलग लेयर में मान सकते हैं। जब हमने इसमें फोर्स अप्लाई किया तो ये इंक्रीज कर गया, तो ये लेयर यहां चलिए, ये लेयर यहां चलिए, ये इंक्रीजमेंट होता है। और जब हम इसे फोर्स एफ अप्लाई करते हैं, नीचे की ओर हमने विपरीत दिशा अप्लाई किया, तो ये लेयर क्या होती है, नीचे की ओर खिंचती है, लेकिन इन लेयर के बीच में ऊपर की ओर भी एक बल लगता है। जैसे ही हम इस फोर्स को यहां से हटाते हैं, ये वापस इसको ओरिजिनल स्टेट में ले आता है, और ये जो बल ऊपर की ओर लगता है, विपरीत दिशा में जो लगता है, इसी को हम इसको रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब जब भी इसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक बोलते हैं स्ट्रेन, दूसरा होता है स्ट्रेस। अब स्ट्रेन क्या होता है, इसको कहते हैं डेल्टा एल अपान एल, इसको हिंदी में विकृति कहते हैं। क्या हुआ, फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ। तो विकृति क्या होता है,
प्रति एकांक लंबाई में होने वाला परिवर्तन। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, और दूसरा होता है स्ट्रेस, इसको कहते हैं हम प्रतिबल। ये होता है फोर्स, जो इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल पे लगने वाला बल। अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एक हमने एक्सप्लेनेशन यहां पे अभी किया था, बहुत इंटरेस्टिंग टर्म होता है, बगैर इसको समझे बगैर आप स्ट्रेस को नहीं समझ सकते। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन भी कई तरीके के होते हैं। ये जो हमने यहां पे अभी आपको बताया, ये हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बताया, ठीक है, यानी अभिलंब पटबल। अभिलंब पटबल भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। अब इसका डिटेल में अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।